हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें से हम दिसंबर 2019 के सीटेट का पेपर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं पेपर 2, ठीक है, जिसमें से सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे साइंस के क्वेश्चन आंसर और देखेंगे कि इनका ये आंसर क्यों हुआ। वो सब हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अगर आप पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास में, एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है। ठीक है, एक्स क्या है, वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। ठीक है, जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। फिर आगे दिया वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो हमें देखना है ये एक्स और वाई क्या है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक्स क्या होना चाहिए, एक्स होगा हमारा एक अम्ल होगा, क्योंकि बोलते हैं ना हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी तो वो अम्ल से ही होती है। तो वो ही हमसे पूछा गया है कि एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है, क्योंकि अम्ल भोजन के पाचन के लिए जरूरी होता है तो ये एक अम्ल है, पर इसकी जो मात्रा अगर बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है, यानी अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। फिर उसके उपचार के लिए उसका प्रतिअम्ल लगा लो या क्षार का उपयोग करेंगे, वो है वाई। उसको देखना है हमें और एक्स को देखना है, तो क्या होगा एक्स और वाई, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सबको पता ही है कि कौन सा अम्ल होता है जो हमारे पाचन के लिए जरूरी है, वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl, इसे अम्ल राज भी कहते हैं। ठीक है, और वाई को क्या होगा, जो ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है उसके उपचार में काम आता है, तो वो होता है हमारा MgOH की 2H, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं जिसे। और वैसे क्या होता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो HCl के अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसके उपचार के लिए हम काम में लेते हैं। तो ये दोनों होते हैं एक्स और वाई। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन इसमें हमें दिया हुआ है क्या, एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, एच है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्स के हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और जो वाई है वो है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो ठीक है, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया और वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया हुआ है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या हो गया, जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ने जरूर ध्यान से देखिए कि उसमें हाँ पूछा है या नहीं पूछा है। इसमें हमें नहीं पूछा है कि ऐसे नीचे कुछ क्रियाएं दी गई है, उनमें से किस क्रिया में जीवाणु यानी बैक्टीरिया का प्रयोग या उपयोग उसका नहीं होता है, वो हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो आप सबको पता है दही बनाने में बैक्टीरिया का उपयोग होता है, और वो कौन सा होता है, हमारा लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध को दही बनाता है। ठीक है, ये वाली बात ठीक हो गई। अब देखिए जो 4 नंबर है, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में आपने सबने पढ़ा ही होगा, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है उसको नाइट्रोट में कौन सा जीवाणु बदलता है, जो हमारे दलहनी पादप पे उनकी जड़ों में पाया जाता है, राइजोबियम। तो वो भी एक जीवाणु हो गया। 1 और 4 दोनों जीवाणुओं के उपयोग होते हैं इन दोनों क्रियाओं में। अब 3 नंबर देखिए, गन्ने के रस के किण्वन में, यानी गन्ने के रस के जो हम जैसे हम शराब बना रहे हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया का उपयोग होता है, तो ये भी राइट हो गया। यानी जो 1, 3 और 4 है इनमें बैक्टीरिया का उपयोग हो रहा है, पर डबल रोटी पकाने में इसमें बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता, तो ये इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा ना कि हाँ पूछा है इस क्वेश्चन में। तो 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, यानी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 3 तो सेम है और एक ऑप्शन ऐसा है जो इन तीनों से अलग है।
तो पहला क्या दिया हुआ है हमें, वनो उन्मूलन। वन उन्मूलन क्या हो गया, यानी पेड़ों की कटाई करते हैं, वो होता है हमारा वन उन्मूलन। तो ये वाली बात ठीक है। दूसरा क्या है, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण क्या हो गया, मरुस्थल का विस्तार करना, ये मरुस्थलीकरण हो गया। तीसरा है हमारा अपर्दन। अपर्दन कटाव हो गया। तो ये तीनों पॉइंट एक प्रकार से नेगेटिव है, ठीक है। जो 4 नंबर पॉइंट दिया हुआ है हमें वो है संरक्षण। तो संरक्षण यानी किसी चीज को इकट्ठा करना, उसको बचा लगा सकते हैं हम, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये 3 तो नेगेटिव और 4 नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो ये इन तीनों से अलग है। तो यही हमसे पूछा है कि अलग कौन सा है, तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा है, सही नहीं है, ये पूछा है हमसे। तो पहला ऑप्शन क्या है, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आप सबको पता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है, पर उसके जो क्वालिटी होती है, उसके जो गुण होते हैं वो चेंज नहीं होते, वो सेम टू सेम रहते हैं। जो पहले था परिवर्तन के बाद में भी वो गुण उसमें मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो वो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। पर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें उसकी जो गुण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी पहले कुछ और प्रकार की उसमें क्वालिटी होगी, बाद में कोई और क्वालिटी दिखाएगा वो, यानी उसकी गुण चेंज हो जाएंगे रासायनिक परिवर्तन में। तो पाचन एक रासायनिक परिवर्तन, आप सबको पता है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी खाना खा रहे हैं हम उसका पाचन कर रहे हैं, तो अलग अलग टुकड़ों में बंट रहा है, क्या खाना ही रह रहा है वो, उसके गुण चेंज हो रहे हैं। ये वाली बात ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है ये। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये सब आपको पता है कि जो पौधे हैं वो वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और फिर भोजन बनाते हैं, उसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें तो चेंज हो रहा है, और वो फिर क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो चेंज हुआ, ठीक है। ये वाला भी एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन में आपको पता है हम अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए जो 4 नंबर क्या हुआ है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, नहीं, क्रिस्टलीकरण एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसमें पदार्थ के गुण चेंज नहीं होते, जो सेम पहले थे वो ही रहते हैं, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया कि सही नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन होना है, और इसमें क्या दिया है, एक रासायनिक दिया, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन क्या है ये, कणों के साइज, यानी कुछ हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें साइज के हिसाब से इनको हमें आरोही क्रम में निरूपित करना है। तो आप देखिए हमारा क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, चट्टान, मृत्तिका, रेत, बजरी और गाद। तो आप सबको पता है कि चट्टान तो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, तो ये तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो देखिए चट्टान सबसे लास्ट में कहाँ है, हमारे 2 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन में चट्टान लास्ट में है, यानी सबसे आखिर में है, तो इन दोनों में से ही उत्तर होगा हमारा। दूसरा इसमें बजरी भी दे रखी है, ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। अब बात आ गई कि मृत्तिका, गाद और रेत। मृत्तिका को इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्ले। क्ले आपको पता है कि क्ले वो चीज होती है जिसको हम मन चाहे आकार दे सकते हैं, यानी उसके जो कण होते हैं वो इतने महीन होते हैं कि हम उसको मन चाहे आकार दे सकते हैं, और वो उस चीज को उसी रूप में बन जाएगी वो, ठीक है। फिर हो गई स्लिट। स्लिट उससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब उसका अलग रूप लगा लीजिए कि मृतिका तो बिल्कुल महीन हो गए उसके कण, ठीक है। और जो वो होगी गाद बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्लिट बोलते हैं, उसके कण थोड़े उससे बड़े हैं, वो अलग अलग हमें दिखाई देंगे। फिर आगे रेत और बालू, वो आपको पता ही है कि उसके कण तो अलग अलग ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, तो हमें तो ये लग रहा है कि पहले आना चाहिए क्ले, यानी मृतिका आनी चाहिए, फिर स्लिट और फिर सैंड होना चाहिए, तो यही ऑप्शन इसमें ठीक होगा, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, यानी पहले क्ले, फिर स्लिट, और फिर सैंड, और फिर बजरी, और फिर चट्टान आ जाएगी। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, मछली मत्स्य में क्लोम, यानी जो गिल होते हैं का क्या कार्य है वो हमसे पूछा गया। यानी मछली के जो गिल होते हैं, जैसे हमारे अंदर फेफड़े होते हैं, वैसे मछली के अंदर क्या होते हैं, गिलफड़े बोलते हैं जिन्हें हम गिल बोलते हैं। वो क्या काम करते हैं वो आप सबको पता है कि क्या करते हैं, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है
वो मछली को चाहिए श्वसन के लिए, मछली लेगी उसको। तो जो गिल है वो उसी का काम करते हैं, जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो पहुंचाते हैं मछली में श्वसन क्रिया के लिए। तो जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसमें हमसे पूछे है कि संयोजक तार जो जोड़ने के काम आएगा, नाम से ही पता चला है संयोजक तार। विद्युत परिपथ बनाना है हमें और हमारे पास संयोजक तार है नहीं, तो ऐसा क्या लगाएं कि संयोजक तार का काम हो जाए और हमारा परिपथ पूरा हो जाए? तो इसमें ऑप्शन देखिए आप, ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा आपका सीधा सीधा। कागज की पट्टिका, रबड़ की पेटी, लकड़ी की छड़ और ब्लेड। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कागज, रबड़ और लकड़ी, ये तीनों क्या लग रहे हैं आपको? कुचालक लग रहे हैं, यानी ये मेटल ही नहीं है पहली बात तो। ना कागज है, ना रबड़ है, ना लकड़ी है। ठीक है, क्योंकि विद्युत का हमें संचालन करने के लिए एक सुचालक पदार्थ चाहिए। तो कागज भी कुचालक है, रबड़ भी कुचालक है, लकड़ी भी कुचालक है, तो इन तीनों को तो हम जोड़ नहीं सकते। बचा हमारा 4 नंबर ऑप्शन ब्लेड, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम सिर्फ ऑप्शन देख के ही कर सकते हैं, तो आप देख पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि ये देखिए तीनों ऑप्शन कुचालक, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सुचालक है, तो ये राइट हो जाएगा, इसमें हमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। आगे क्या है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसके दर्पण से दूरी कितनी दी हुई है? 5 मीटर है। वह अपने दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसकी प्रतिबिंब की बीच की दूरी हमें बतानी है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि ये एक समतल दर्पण है। तो सबसे पहले क्या आएगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है? बिंब के बराबर ही होगा, काल्पनिक होगा और उल्टा होगा। सबसे पहली बात तो यही होगी। और जिस दूरी पर बिंब रखा हुआ है उसी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये पहले 5 मीटर पे था हमारा। ठीक है, फिर अगर उस टाइम पूछा जाता तो कितनी आती इनके बीच की दूरी? 10 आ जाती, क्योंकि 5 आगे बनेगा और 5 ही है, तो 5 और 5 10 हो जाते। ठीक है, पर अब हमसे पूछा है कि वो 1 मीटर उसकी तरफ चलेगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण की तरफ आएगा। अब की जो 5 में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया। ठीक है, दूरी बराबर है बीम और प्रतिबिंब की। 4 प्लस 4 8, 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4 प्लस 4 8 बन जाएगा। वही हमसे पूछा गया है कि बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है वो हमें बतानी है। तो क्या आ जाएगी? 4 प्लस 4 8 आ जाएगी हमारी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है 8 का? देखिए 68 का है 3 नंबर 8 मीटर, तो ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। यानी नीचे दिए गए कथनों में से देखना है कि कौन सा कथन इस बात की पुष्टि करता है। तो क्या दिया हुआ है हमें? कोई लोलक 3 सेकंड में, टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है हमें? 3 सेकंड। ठीक है, और दोलन यानी जो कंपन कर रहा है वो कितने दिए हुए हैं हमें? 30 दिए हुए हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम उसकी आवर्ती निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में जो वो चक्कर लगा रहे हैं वो उनकी संख्या क्या है, जो दोलन कर रहे हैं उनकी संख्या क्या है, वो हमारी आवर्ती होती है। तो हमें सेकंड कितने दिए? 3 सेकंड दे रखी है और दोलनों की संख्या दे रखी है, तो हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? टोटल दोलन 30/3। ठीक है, 30/3 हो गया। कितने आ गई आवर्ती की संख्या हमारी? 10 आ गई। 3 10 जा 30, तो 10 आ गई आवर्ती की संख्या, यानी n इक्वल टू कितना आ गया हमारा? n इक्वल टू आ गया हमारा 10।
अब आपको पता ही है, क्या पता है कि n इक्वल टू आ गया हमारा, n इक्वल टू आ गया हमारा 10, यानी आवर्ती की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई हमारी, आवर्ती की संख्या आ गई 10, आवर्ती की संख्या 10 आ गई। और अब देखते हैं कि आवर्तकाल यानी पीरियड ऑफ टाइम क्या आएगा, तो वो होता है 1/n, जो आवर्तियों की संख्या आई थी वो होता है हमारा आवर्तकाल। अब क्या होगा, हमारी आवर्तियों की संख्या कितनी आई, 10 आई थी, कि 1 सेकंड में वो कितनी बार दोलन करता है, 10 बार दोलन करता है, वही हमारी आवर्ती होती है, तो 1/10 आ गया। अब आवर्तकाल कितना आ जाएगा इसका, 0.1 आ जाएगा आवर्तकाल हमारा, सेकंड, क्योंकि यूनिट हमें सेकंड में दी हुई है तो सेकंड आ जाएगा। अब क्या होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए उसका आवर्तकाल 10 सेकंड है, ये तो गलत हो गया, उसका आवर्त 0.1 है, ये हमने निकाला है, सेकंड और आवर्ती उसकी 10 हर्ट्ज है, तो ये बात सही है, 10 ही निकाली थी हमने, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन ठीक आ जाएगी, आवर्तकाल उसका 0.1 सेकंड और आवर्ती कितनी निकाली हमने, 10 हर्ट्ज, यानी एक बार में कितनी बार वो दोलन कर रहा है, यानी 10 बार कर रहा है, तो वो उसकी आवर्ती है, वो हमने 10 निकाली है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गलत कथन को पहचानना है, यानी कुछ कथन दिए गए हैं हमें, हमें देखना है कि उनमें से गलत कौन सा है। तो हम देखते हैं, 4 नंबर ऑप्शन देखिए सबसे पहले आप, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो आप सबको पता है कि लिक्विड में अगर हम कोई चीज डाल रहे हैं और उस पे घर्षण बल लगा रहे हैं तो वो उसकी शेप पे तो निर्भर करेगा। तो आप सबको पता है कि जो तैरते हैं, जो तैराक होते हैं, वो एक शेप में नहीं तैरते, तो इसी बात के लिए तैरते हैं कि उनपे घर्षण बल कम से कम लगे और वो अपना जो लक्ष्य है उसको जल्दी से प्राप्त कर सके, तो उसकी शेप पे तो निर्भर कर रहा है वो, ठीक है, तो ये वाली बात तो ठीक है, हमें देखना है गलत। आगे यहाँ लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, ये बात भी सीख कि जो गोल वाला यानी लोटनी कौन सा हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन, और सर्पी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आप सबको पता है जो गाड़ियों के टायर होते हैं वो गोल किस लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका घर्षण कम होता है, इसीलिए गोल बनाए जाते हैं, वरना तो हम उसको रेक्टेंगल स्क्वायर किसी में भी बना लेते हैं, पर ऐसा नहीं करते, क्योंकि जो लोटनी घर्षण होता है उसका घर्षण कम होता है, यानी रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। आगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ये बात भी सही है। आगे क्या, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच की घर्षण कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती, ये बात भी ठीक है, तो ये तीनों तो ठीक होगी। अब बच गया हमारा एक, वही बात गलत होगी, गलत ही हमें देखना है, तो क्या बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में, वर्दी, तो देखिए इस बात से आपको पता चल गया, वर्दी करने के लिए नहीं, ये कम करने के लिए किया जाता है बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीनों में, तो ये वाली बात गलत है, गलत ही हमें बताना था, इसका यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, ये हमें देखना है, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है इसमें, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। इसमें तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो ठीक है, जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक क्या हो गया हमारा, Zn, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, तो इसके विलयन में से Cu को विस्थापित कर देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, ठीक है, तो ये बात ठीक है, तो इसमें हमारा सिर्फ जो एक दो है केवल बी, वही राइट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है, हमें कुछ कथन दिए हैं उसमें से देखना है कौन सा सही है। तो पहला है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते दरों का ताप मापने के लिए किया जाता है, नहीं, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए उपयोग करते हैं, नहीं कि उबलते दरों का, और इसकी जो प्रास होती है वो कहाँ तक होती है, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए कर रहे हैं तो सेल्सियस वाले की होती है 35 से लेके 43 तक रहती है डॉक्टरी थर्मामीटर की, तो
ये वाली बात तो वैसे ही गलत होगी, क्योंकि आपको पता है जो वाटर होता है वो 100 पे उबलता है। इतनी इसकी यानी लिमिट ही नहीं है, तो कैसे मापेगा? तो ये वाली बात तो गलत है, हमें सही को देखना है। और डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए हम यूज करते हैं। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर की परिसर होती है 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर आपको पता है कम भी रहता है, तो इसकी लिमिट इतनी हो जाएगी तो कैसे मापेगा ये? तो ये वाली बात भी गलत हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं, आप सबको पता है प्रयोगशाला में अगर हम कोई थर्मामीटर यूज कर रहे हैं तो वो तो कम भी मापेगा और ज्यादा भी मापेगा। तो आप सबको पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 होता है, तो अगर उसकी लिमिट ही नहीं होगी तो वो कैसे माप के बता देगा कि पानी उबल रहा है? तो ये वाली बात गलत है, प्रयोगशाला थर्मामीटर की भी लिमिट ज्यादा होगी। तो ये वाली बात वैसे गलत हो गई। अब बच गया सिर्फ एक 4 नंबर ऑप्शन हमारे पास में, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टर थर्मामीटर से अधिक होता है। तो ये वाली बात राइट है, क्योंकि डॉक्टर थर्मामीटर का मैंने आपको बता दिया कितना होता है 35 से 43 डिग्री सेल्सियस होती है उसकी परिसर, पर प्रयोगशाला वाले की ज्यादा होगी। तो ये वाली बात सही है, सही हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में। आगे क्या है? गलत कथन को पहचानना है हमें। क्या पहचानना है? गलत कथन को पहचानना है कि उसमें से गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत कथन को पहचानना है। तो पहला दिया है कैरोसिन का कैलोरी मान, यानी जो उष्मीय मान होता है कैरोसिन का कोयले के उष्मीय मान से अधिक है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो कैरोसिन का उष्मीय मान होता है वो कितना होता है? आप सबको पता है 48 किलो जूल पर ग्राम होता है। ठीक है, किसका? कैरोसिन का। और जो कोयले का होता है वो कितना होता है? 25 से लेके 33 किलो जूल पर ग्राम होता है, ये होता है हमारे कोयले का। अब बात कर लेते हैं लकड़ी का कितना होता है। तो लकड़ी का होता है हमारा 17 किलो जूल पर ग्राम। इसी प्रकार एलपीजी का, एलपीजी का कितना आएगा हमारा? एलपीजी का आएगा 50, यानी इसका केरोसिन से भी ज्यादा होता है हमारा। एलपीजी का कितना आता है? 50 आता है। बायोगैस का, बायोगैस का कितना आएगा? 35 से लेके कितना होता है बायोगैस का? उसमें मान होता है हमारा 40, 35 से 40 के बीच में रहता है बायोगैस का। इसी क्वेश्चन में हमें इन सब का ही ध्यान रखना है कि यही हमसे पूछा गया। और उसमें मान क्या होगा? उसमें मान की उस चीज को जलाने पर वो कितनी उष्मा दे रहा है हमें, ठीक है, वो होता है उसका उष्मीयमान, यानी उससे कितनी उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो कैरोसिन का उष्मीयमान होता है वो कोयले से अधिक होता है। ठीक है, ये बात ठीक हो गई क्योंकि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोयले का रहता है 25 से 33 और कैरोसिन का होता है 48, तो ये बात तो ठीक है। दूसरा क्या है? कोयले का जो उष्मीयमान है वो लकड़ी के उष्मीयमान से अधिक है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि लकड़ी का 17 है और उसका 25 से 33, तो ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बायोगैस का जो क्लोरीमान जो उष्मीय मान है वो एलपीजी के उष्मीय मान से अधिक है। तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि जो बायोगैस का है वो कितना रहता है हमारा? 35 से 40 रहता है, और एलपीजी का है 50। तो 50 ज्यादा हुआ 35 या 40 से, तो एलपीजी का ज्यादा होना चाहिए न कि बायोगैस का। तो ये वाली बात इसमें गलत है, वो ही हमसे पूछा गया। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सीएनजी का क्लोरीमान डीजल के उसमें अमान से अधिक है, तो ये वाली बात भी ठीक है, तो इसमें 3 नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्या है? कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट कितने चाल से चलती है? 50 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से, और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? दूरी पूछी गई है, डिस्टेंस पूछी गई है हमसे। और दिया क्या क्या है हमें कि 12 मिनट में जो बस है वो किस चाल से चल रही है? 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो
मिनट दे रखी है, इसको हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया हमारा आवर। अब क्या होता है, हमें टाइम दे दिया और चाल दे दी, यानी किस चाल से वो चल रही है, स्पीड दे दी, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, जो हमारा टाइम दिया है यानी टाइम इंटू स्पीड होती है। तो टाइम हमारा ये रहा, ठीक है, इंटू कर देते हैं हम इसमें 50, ठीक है, तो क्या हुआ 12, ये 5 पे चला जाएगा 5, और ये इससे कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। पहले वाली जो बस चली है 50 किलोमीटर पर आवर 12 मिनट में, उसमें कितनी दूरी तय की उसने, 10 किलोमीटर दूरी तय की है। अब ऐसे ही हम आगे वाला देख लेते हैं। आगे दिया टाइम कितना दिया है, 18 मिनट दिया है, 18 बाई 60, क्योंकि मिनट दिया है इसको आवर में चेंज कर लिया तो 60 हो गया। इंटू क्या कर देंगे, कितना दी हुई हमें चाल, कितनी दी गई है 40 दी गई है, ठीक है। इसको 22 जा 40, और ये चला जाएगा 3 पे, और 3 से ये कट जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 6, तो 6 2 जा 12 आ गया। पहले उसने चली 10 किलोमीटर, फिर चली उसने 12 किलोमीटर, टोटल कितनी चल गई 22, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के एंडिंग लिंक में से गलत कथन पहचानना है, यानी कथन दिए गए हैं उसमें से देखना है कौन सा गलत है। पृथ्वी की अपने एक्स पर गति आवर्ती गति है, यानी बार बार रिपीट हो रही है वो, तो ये वाली बात ठीक है। प्रकाश की गति सरल रेखीय है, ये वाली बात भी ठीक है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है, यानी वो ऐसा तो है नहीं पूरा चक्कर लगा रहा है वापस वहीं आ रहा है फिर वापस ऐसे जा रहा है, यानी ऐसे ऐसे ही तो करता है वो, तो ये दोलन गति है। जो सितार के जो तार बंधे हुए हैं वो दोलन गति कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं पूरा चक्कर लगा रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ एक ही बिंदु के ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो वही हमारी दोलन गति होती है, तो ये वाली बात भी इसमें ठीक है। अब देखिए 4 नंबर ऑप्शन क्या है, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल या वर्ताकार गतियां होती है, तो कोई जरूरी तो नहीं है आवर्ती गतियां वर्ताकार हो, हमारे जो ये लगा लो सूर्य के चारों लगा रहे हैं वो दीर्घ वर्ताकार में लगा रहे हैं, पर रिपीट तो कर ही रहे हैं वो अपनी गति को, तो ये बात गलत है, इसमें 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही रहेगा क्योंकि हमें गलत ही देखना था। आज हमने किया साइंस के 15 क्वेश्चन, जो 15 बच गए हमारे वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।